डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का पेपर 20 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हार्मोनिक ऑसिलेशंस। और आप लोग ये देखें कि जब आप ये टॉपिक सुनेंगे तो एंड में बीएस के हिसाब से, यानी जो बीएससी तो हम चलती है ना, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ते हैं। बीएस में मतलब उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो बीएससी के हिसाब के साथ साथ बीएस के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, और एंड में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसको आपने लाजमी तौर पे देखना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्या नाम है जी? हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना हम मतलब ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं, वो आप थोड़ा सा सुन लें। ऑसिलेटरी मोशन लफ्ज जो ऑसिलेटरी है ना, इसका मतलब होता है वाइब्रेट करना। इसका क्या मतलब होता है? वाइब्रेट। अच्छा, वाइब्रेट का मतलब होता है थर थराना। अब थर थराने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मतलब हिलना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करूं कि मच्छर के जो पर होते हैं, मॉस्किटो के विंग्स, वो थरथराते हैं। या जब जमीन को में मतलब भूचाल या जलजला वगैरह आता है तब भी जमीन वाइब्रेट करती है। एटम के पार्टिकल भी क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन ये है ऑसिलेटरी मोशन की, वो ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर सेम पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी ओवर सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन। ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी क्या कहलाती है जी? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। देखें, इसमें एक लफ्ज है टू एंड फ्रो। इसका मतलब होता है इधर उधर, और सेम पाथ एक ही पाथ के ऊपर। इसकी जो एग्जांपल है, यानी अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, तो ये आप लोगों ने झूला देखा होगा, स्विंग, जिसके अंदर आप मतलब किसी बच्चे को बिठा के झूला दिलवाते हैं, ये वाला। या आप कह सकते हैं पेंडुलम, ये भी अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करता है। या हम कह सकते हैं जी मास स्प्रिंग सिस्टम, ये वाला। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है हार्मोनिक ऑसिलेटर की? ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो एक ही पाथ के ऊपर इक्वलेटरल टाइम में बार बार अपनी हरकत को दोहराए, वो क्या कहलाता है जी? ऑसिलेटर ऑब्जेक्ट या हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ऑसिलेटरी मोशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी ओवर सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी ना कंडीशन है बड़ी कि ये ऑसिलेटरी मोशन किस वजह से हो सकती है। इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसके पास क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होनी चाहिए जी? रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि उसके पास इनर्शिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनर्शिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि उसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी। और इनर्शिया का मतलब है उसके पास मास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर हम एग्जाम्पल दें कि ये हमारे पास कोई भी पेंडुलम है पड़ा, ये वाला, और ये जो हमने रस्सी लटकाई हुई है, ये रस्सी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन ओ से मैं इसको लेके यहां छोड़ देता हूं पॉइंट ए तक, तो अगर इसके अंदर लचक है तो ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या आएगी? वापस की तरफ आएगी। अगर इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो ये वापस नहीं आएगी, तो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर कैसे बार बार रिपीट करेगी? ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके पास इलास्टिसिटी यानी रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। फिर जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी
तो अगर इसके पास मास है यानी इसका इनर्शिया है, तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी मोशन की हालत हो या रेस्ट की हालत हो उसको मेंटेन करना चाहता है। तो अगर ये हमने इसको छोड़ा था मतलब डिस्टर्ब करके, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये मोशन में होगा, और अगर इसके पास इनर्शिया है तो ये चाहेगा कि अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखे। तो जब ये बरकरार रखना चाहेगा तो ये यहाँ रुकने वाला नहीं, ये फिर पॉइंट बी तक चला जाएगा, फिर वापस आएगा और इस तरह अपनी हरकत को टू एंड फ्रो रिपीट करेगा। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स का यानी इलास्टिसिटी का होना भी जरूरी है और मास का इनर्शिया का होना भी जरूरी है। अगली बात, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या होती है? रिस्टोरिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है भाई, इसको सुन लें डियर स्टूडेंट्स। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे काम करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब गौर से देखिए, हम नया मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की ना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर जब कभी हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम उसको रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर का मतलब ये हो गया कि हम उसको दोबारा असली पहले वाली हालत में लेके आते हैं। तो जहां से इसको हमने छोड़ा था हम पॉइंट 8 तक ले गए। अब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो इसको दोबारा इसकी अपनी पहले वाली हालत में लेके आएगी मीन पोजीशन की तरफ, वो क्या कहलाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हुक्स लॉ की मदद से डिफाइन करते हैं जी। हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। हुक्स लॉ ने कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extension within elastic limit, within elastic limit। देखिए जी, मतलब कि अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग था, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो जितनी आप फोर्स लगाओगे स्प्रिंग में उतना ही लेंथ में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप इतनी भी फोर्स लगा दो कि ये स्प्रिंग टूट जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। तो इसको हमने यहां तक किया था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, और ये बन गया एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जो बताएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन आपकी फोर्स लग रही है। अच्छा जी, हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करता है जी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो के है वो क्या है जी? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के बताता क्या है जी? स्ट्रेंथ। क्या बताता है? अगर के की वैल्यू स्मॉल है, के की वैल्यू क्या है, तो स्प्रिंग आपका क्या होगा जी? सॉफ्ट, नरम। और के की वैल्यू अगर आपके पास लार्ज है, क्या है, तो ये आपका स्प्रिंग होगा हार्ड, मतलब सख्त होगा। अच्छा जी, अब अगली बात इसकी कुछ फीचर है। जब ये मेन पोजीशन से शुरू होता है पॉइंट ए से, पॉइंट बी ए तक, फिर ए से ओ तक, ओ से बी तक, फिर बी से ओ तक, तो ये मुकम्मल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। क्या करता है जी? ऑसिलेशन। यानी मेन पोजीशन के गिर्द जो कंप्लीट राउंड ट्रिप है वो क्या है जी? कंप्लीट राउंड ट्रिप। कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब यह है कि जो पूरा एक चक्कर लगता है उसको हम कहते हैं एक ऑसिलेशन। उसको क्या कहते हैं? अच्छा, एक ऑसिलेशन के अंदर जो वो एम्पलीट्यूड कवर करता है वो गौर से देखें। अगर हम इस पॉइंट को ओ से पॉइंट एक्स एक्सटेंशन से एक दफा ओ से ए तक है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जितना वो फासला होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। यानी डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है जी? एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें तो एक दफा जाने का फिर वापस आने का एक्स, और एक दफा एक्स इधर जाने का फिर वापस आने का, तो एक दफा जो मतलब एम्पलीट्यूड है
वो 4a कवर होता है। मतलब अगर आपने x रखा हुआ है तो 4x, यहाँ x की जगह z रखते हैं तो 4z। अब ये टोटल डिस्टेंस है बड़ा, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस होता है 4 टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जहां से हम चले थे वहीं आप आकर रुक गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है एक ऑसिलेशन में 0, और डिस्टेंस कितना होता है 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर आपके पास 10 ऑसिलेशन है तो डिस्टेंस हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40x हो गया। लेकिन फिर भी हम सेंटर पे या मेन पोजीशन पे आके रुक गए तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, अगली बात देखें। उसके बाद बच्चे हम देखना चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है जी। टाइम पीरियड होता है जी कि जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए कितना वक्त लगता है वो टाइम पीरियड होता है, और उसको टी से जाहिर करते हैं, सेकंड के बराबर होता है। और उसके बाद होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है जी? फ्रीक्वेंसी वो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितनी दफा ऑसिलेशन हो रही है, कितनी दफा वाइब्रेशन हो रही है, कितनी दफा वाइब्रेशन हो रही है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट होता है हर्ट्ज साइकिल। इसका एक और रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में क्या होते हैं, इनवर्स। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो हासिल ज़रब होता है, प्रोडक्ट होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये एक आपके लिए एमसीक्यूज था। तो ये थी आज के लेक्चर। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे।